हरिपुर गांव में महेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास केवल एक ही खेत था जिसमें वह मौसम के हिसाब से फल व सब्जियां उगाता था। अरे तुम्हें पता है, अब की बार हमारे खेत में खरबूजों की बहुत अच्छी फसल उगी है। बस यदि दाम भी अच्छे मिल जाएं, तो फिर हम लोग एक गाय खरीदने जितने पैसे इकट्ठे कर ही लेंगे। आप सही कहते हैं। यदि हमारे पास भी गाय होगी तो हम लोग भी अपने बच्चों को दूध पिला सकेंगे। देखो ना, कितने साल हो गए मेहनत करते करते, फिर भी हम लोग एक गाय नहीं खरीद पाए। हाँ, तुम सही कहती हो। हम मेहनत तो खूब करते हैं, पर एक ही खेत में हम लोग और ज्यादा भी तो नहीं उगा सकते। और यहाँ इस गांव में कुछ और मजदूरी भी तो नहीं मिलती। और अगर मजदूरी करने में शहर जाऊं, तो फिर यहाँ तुम्हारा, बच्चों का और इस खेत का ख्याल कौन रखेगा। हाँ, ये बात तो है। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हम लोग एक गाय ले सकें। आप चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेगा। अब आप जल्दी से खाना खा लो, फिर हम लोग खेत में चलते हैं। फिर वो दोनों अपने खेत में चले जाते हैं। आप सही कह रहे थे, फसल तो अब की बार बहुत अच्छी हुई है। फिर दोनों पके हुए खरबूजे तोड़कर 2 टोकरियों में भर लेते हैं। एक टोकरी मैं अभी बेचने के लिए ले जाता हूँ और दूसरी टोकरी तुम घर ले जाओ, उसे मैं शाम को बेचने जाऊंगा। फिर महेश टोकरी लेकर खरबूजे बेचने के लिए गांव में चल देता है। खरबूजे ले लो, खरबूजे, मीठे ताजा खरबूजे। अरे भैया, खरबूजे कैसे दे रहे हो? केवल 10 रुपए किलो हैं। आप भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। बहुत ही मीठे खरबूजे हैं। अरे भाई, 2 किलो खरबूजे मुझे भी देना। भैया, मुझे तो मीठे मीठे खरबूजे देना। अरे बहन जी, सारे खरबूजे बहुत मीठे हैं, आप कोई भी छांट लो। महेश जल्दी ही सारे खरबूजे बेचकर घर आ जाता है और फिर हर रोज सुबह और शाम खरबूजे बेचने के लिए जाता है। देखो, अब हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं कि अब हम लोग एक अच्छी सी गाय ले सकते हैं। तो ठीक है, कल ही तुम एक सुंदर सी गाय ले आओ। अगले दिन महेश पैसे लेकर गाय लेने के लिए चल देता है। रास्ते में उसे कुछ डाकू मिलते हैं जो कि उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। उदास होकर महेश घर आ जाता है। अरे, बड़ी जल्दी आ गए आप तो। क्या हुआ, गाय नहीं लाए क्या? लगता है हमारी किस्मत में अभी गाय का दूध पीना लिखा ही नहीं है। हमारे सारे पैसे डाकुओं ने छीन लिए। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी मुश्किल से तो पैसे जमा किए थे और उन्हें भी वो कल मुँहे डाकू ले गए। तुम चिंता मत करो, खेत में कुछ बेलों पर अभी और खरबूजे लगे हैं। उन्हें बेचकर कुछ और पैसे आ जाएंगे, जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा। गाय अगले साल ले लेंगे। अगले दिन महेश खेत में जाकर खरबूजे तोड़ने लग जाता है। तभी उसकी नजर खेत के बीचों बीच लगे एक खरबूजे पर पड़ती है जो कि सोने की तरह चमक रहा था। अरे, वो क्या चमक रहा है? वो तो कोई सोने के जैसी चीज लग रही है। उसके पास जाकर देखूं तो जरा। फिर महेश उसके पास जाता है। अरे, ये तो सोने का खरबूजा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब तो गाय आ ही जाएगी। फिर महेश खरबूजे को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर वह खरबूजे को बेचकर अमीर बन जाता है। अब उसके पास एक अच्छा मकान, 4 खेत व 2 गायें भी थी। राजा हुकुम सिंह बड़े बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार राजा अपने एक मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए। राजा व उसके सैनिक जंगल में काफी अंदर चले गए, लेकिन उन्हें शेर दिखाई नहीं दिया। तभी राजा की नजर कुछ दूर हिलती हुई झाड़ियों पर पड़ी। राजा ने धीरे से सबको चेताया। सब सावधान हो जाओ, मुझे लगता है वहां दूर झाड़ियों में शेर है। और ये कहते हुए राजा ने अपना धनुष और तीर संभाला। फिर राजा धीरे धीरे शेर की तरफ बढ़ने लगा।
घात लगाए बैठा शेर अपने शिकार को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी राजा और सैनिकों को अपनी ओर आता देख वहां से भाग लेता है। राजा भी शेर के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देता है। काफी देर के बाद जब शेर एक गुफा के अंदर घुसने ही वाला था, तभी राजा जहर लगा तीर शेर के ऊपर छोड़ देता है, जो सीधा शेर को जा लगता है और शेर वहीं ढेर हो जाता है। शेर का शिकार करने की धुन में राजा इतना खो चुका था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि उसके सैनिक व मंत्री जंगल में कहीं बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब घनघोर जंगल में राजा अपने घोड़े के साथ बिल्कुल अकेला था। ऊपर से शाम भी होने ही वाली थी। राजा ने सैनिकों को खूब जोर जोर से आवाजें लगाई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार राजा ने खुद ही जंगल से निकलने का फैसला किया। राजा काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और अंधेरा भी काफी हो चुका था। 2 कदम दूर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब राजा ने सोचा, रात को जंगल में चलना खतरे से खाली नहीं है, ऊपर से अंधेरा भी काफी है। आज रात किसी पेड़ पर चढ़कर बिता लेता हूँ, सुबह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजूंगा। राजा घोड़े को एक झाड़ी से बांधकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वैसे तो राजा को जंगल में रात के अंधेरे में तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन एक आवाज ऐसी थी जो राजा को बड़ा विचलित कर रही थी। ये आवाज थी बिल्ली के बच्चों के जैसे रोने की। राजा को सारी रात ये आवाज कानों में चुभती रही और राजा एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। जब सुबह हुई और राजा पेड़ से नीचे उतरा, तो राजा ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देख राजा अंदर तक पूरी तरह हिल गया। राजा ने जिसे मारा था वो एक ऐसा शेर था जो अपने बच्चों के लिए खाना लेने गया था। रात को राजा जंगल में भटक कर उसी गुफा के सामने आ गया था जहां राजा ने शेर को मारा था। सारी रात से शेर के बच्चे शेर के पास खड़े होकर रो रहे थे। शेर के बच्चों की ये दशा देख राजा को बड़ा दुख हुआ। तभी वहां राजा को खोजते हुए मंत्री व सैनिक भी आ पहुंचे। राजा को सकुशल देख सभी बहुत खुश हुए, लेकिन राजा बहुत दुखी था। मंत्री ने राजा से घर चलने के लिए पूछा। महाराज, अब घर चले क्या? राजा ने कहा, मंत्री जी, इन शेर के बच्चों को अपने साथ ले चलो और जब तक ये शिकार करने लायक नहीं हो जाते तब तक इनका अच्छे से पालन पोषण किया जाए। बाद में इन्हें जंगल में वापस छोड़ देना। और हाँ, आज के बाद हम कभी शिकार नहीं करेंगे। हमें कोई हक नहीं इन बेजुबान जानवरों को मारने का। राज्य में ये घोषणा करवा दो कि आज के बाद जो कोई भी जंगली जानवरों को मारेगा तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। उस दिन के बाद राजा ने कभी शिकार नहीं किया। किसी गांव में हीरा व चमन नाम के 2 आदमी रहते थे। हीरा साहूकार था तो चमन बहुत गरीब। इसके बावजूद भी उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वे दोनों जहां भी जाते इकट्ठे होकर जाते। उन दोनों के खेत भी पास पास ही थे। मुश्किल के समय एक दूसरे को मदद करने को दोनों हमेशा तैयार रहते। एक दिन न जाने किस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और उन दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। अब वे दोनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते। एक दिन चमन बहुत उदास बैठा था। उसके पास श्याम नाम का एक आदमी आता है और उसकी उदासी का कारण पूछता है। अरे चमन भाई, बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है?
श्याम भाई, तुम तो जानते ही हो कि पिछले साल बारिश न होने की वजह से फसल नहीं हो पाई थी। इसीलिए जो अनाज बीज के लिए रखा था वो भी सारा खा लिया गया। अब बारिश हो चुकी है, सब लोग अपने अपने खेतों में बीज डाल रहे हैं और मेरे पास न तो बीज है और न बीज खरीदने के लिए पैसे। कह तो तुम ठीक ही रहे हो भाई, मेरे पास भी थोड़ा ही बीज बचा हुआ था, सो मैंने भी बो दिया, नहीं तो उनमें से तुम्हें कुछ दे देता। श्याम भाई, अगर बीज नहीं डाला तो फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं हुई तो खाएंगे क्या? ऐसे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम अपने पुराने दोस्त हीरा से क्यों नहीं मदद मांग लेते? वो तो साहूकार है, मुझे लगता है वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। किस मुंह से उसके पास जाऊं? मैंने ही तो उससे झगड़ा किया था। नहीं नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। फिर तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। चमन दुखी होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी मदद करो। यदि फसल नहीं हुई तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तभी चमन जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ से आवाज आती है, चिंता न करो चमन, सब ठीक हो जाएगा। कौन बोला? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। अरे क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? भला पेड़ भी कभी बोलते हैं? कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम यहाँ आ जाना, तुम्हारी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। चमन दुखी होकर घर चला आता है, ये सोचकर कि उसके साथ जरूर किसी ने मजाक किया है। भला पेड़ भी कभी बातें कर सकती हैं? घर आकर ये सारी बात चमन ने अपनी पत्नी को बताई। चमन की पत्नी ने चमन से कहा, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, मुझे लगता है कल आपको वहां पर जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? भला पेड़ भी कभी बात कर सकता है? जरूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। फिर भी मेरा मन कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा तुम्हारा मन रखने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह पत्नी के कहने से चमन उस पेड़ के पास चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पेड़ पैसों से लदा पड़ा था। ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। पेड़ पर फल लगते तो देखा था, पर पहली बार पैसे लगते देख रहा हूँ। चमन, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस पैसों से खेत में बीज भी डाल लो, और जब तक फसल नहीं होती तब तक तुम्हारा खाने का काम भी चल जाएगा। मुझे तो आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे माफ कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, जो आपने मेरे इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की। फिर चमन वो सारे पैसे लेकर घर आ जाता है। अरे तुम तो ठीक कह रही थी, ये देखो पेड़ पर तो फलों की जगह पैसे लगे हुए थे। पहले तो हम लोग एक ही खेत में फसल उगाते थे, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने तीनों खेतों में फसल उगा सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, अब हम ऐसा ही करेंगे। फिर चमन उन पैसों से बीज लाकर अपने तीनों खेतों में बीज बो देता है, और अब की बार उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। एक दिन चमन अपनी फसल देखने के लिए खेत पर जाता है। वहाँ उसके पास श्याम आता है। अरे चमन भाई, कैसे हो? अब की बार तो तुम्हारी ही सबसे अच्छी फसल हुई है, और अब की बार तो तुमने अपने तीनों खेतों में फसल उगा ली। हाँ श्याम भाई, अब मालिक की दया है। सही समय पर भगवान ने मेरी मदद की, तभी तो इतनी अच्छी फसल हो पाई। चमन भाई, भगवान का धन्यवाद तो करो ही, और साथ साथ अपने पुराने मित्र हीरा का भी धन्यवाद करो। हीरा का धन्यवाद? उस दिन जब तुम पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठे थे, तब तुम्हारी सारी बातें हीरा ने सुन ली थी। अब चूंकि तुम्हारी और उसकी बोलचाल नहीं है, तो उसने अपने पुराने मित्र की मुसीबत में मदद करने का वो पेड़ वाला तरीका अपनाया, क्योंकि हीरा जानता था कि सीधे सीधे तुम उससे मदद लोगे नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? ये बात तुम्हें कैसे पता? जब तुम पेड़ के नीचे बैठे थे ना,
तो पेड़ के पीछे हीरा पेड़ बनकर तुमसे बातें कर रहा था, तो मैंने छिपकर ये सारा नज़ारा देख लिया था। तुम सही कह रहे हो श्याम भाई, हीरा बहुत महान है। मैं ही मूर्ख हूँ जो अपने इतने अच्छे दोस्त से झगड़ा कर बैठा। मैं आज ही अपनी गलती की अपने पुराने मित्र से क्षमा मांगता हूँ और मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करूँगा। चमन भाई, शुभ काम में देरी कैसी, देखो भी यहीं पर आ रहा है। हीरा भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बेवजह आपसे झगड़ा किया। झगड़ा होने पर भी तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फसल बेचकर तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्ती में माफ़ी और धन्यवाद शब्दों को बीच में नहीं लाते। हम मित्र हैं, मित्र थे और मित्र रहेंगे। हरिपुर गांव, जो कि शहर से काफ़ी दूर था। गांव में कोई भी डॉक्टर न होने की वजह से गांव वालों को अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवाने के लिए शहर या फिर किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता था। गांव से आने जाने वाले सभी रास्ते कच्चे व उबड़ खाबड़ थे, इसलिए गांव वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब हरिपुर गांव वाले काफ़ी खुश थे, क्योंकि गांव में एक डॉक्टर ने अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया था। अरे सहदेव भाई, अब तो अपने भी गांव में डॉक्टर आ गया। अब हमें इलाज के लिए दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो विजय भाई, अगर हमारे गांव में डॉक्टर होता तो हीरा की पत्नी शहर जाते जाते दम ना तोड़ती। हाँ, ये बात तो ठीक है भाई, पहले तो हमें जरा सी बीमारी के लिए भी शहर जाना पड़ता था, जिसमें हमारा सारा दिन खराब हो जाता था, ऊपर से सारा काम छूटता वो अलग। या फिर वो गहरी नदी और ऊंचे पहाड़ पार करके रामपुर गांव में उस वैद्य के पास जाओ। रास्ता ऐसा उबड़ खाबड़ कि अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाए। चलो छोड़ो भाई, अब तो अपने गांव में भी डॉक्टर आ गया, अब किस बात की चिंता। अरे भगवान, दुकान तो मैंने खोल दी, अब जल्दी जल्दी ग्राहक भेज दो ताकि मैं जल्दी से अमीर हो जाऊं। फिर मुझे एक कार भी तो लेनी है। फिर डॉक्टर अपनी दुकान लगाकर ग्राहकों के आने के इंतजार में बैठ जाता है। तभी उसकी दुकान पर रामू काका आते हैं। अरे नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे नमस्कार नमस्कार, आ जाओ आ जाओ, बताइए क्या परेशानी है आपको। डॉक्टर साहब, मुझे पेट में जोरों का दर्द है, मुझे अच्छी सी दवाई दे दो। अरे चाचा, अब बिल्कुल चिंता मत करें, मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर दवाई देते समय मन में कुछ सोचता है, अगर मैंने इनको पहली बार में ही सही दवाई दे दी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा और दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, फिर मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाऊंगा। इसलिए मैं इनको पहले नकली दवाई देता हूँ, 2 दिन में पैसे ऐंठने के बाद असली दवाई दे दूंगा। फिर डॉक्टर रामू काका को दवाई देता है और वह चला जाता है। ऐसे ही डॉक्टर सबको 2-3 दिन तक नकली दवाई देता है और बाद में असली दवाई देकर ठीक कर देता है, जिससे गांव वालों को ये लगता है कि डॉक्टर काफी अच्छा है। इस तरह डॉक्टर भोले भाले गांव वालों को ठग रहा था। लेकिन इसके विपरीत गांव वाले डॉक्टर के प्रति बड़े ही अच्छे थे। वे डॉक्टर के ज्यादा पैसे लेने पर भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था शहर जाने से तो भला है यहीं पर थोड़ी ज्यादा पैसे देकर इलाज कराना। डॉक्टर का कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। डॉक्टर भोले भाले गांव वालों को ऐसे ही लूटता रहा। अरे वाह, इस गांव में तो खूब बीमार होते हैं, अगर ऐसे ही ये लोग बीमार होते रहे तो मैं इनसे खूब धन कमा सकता हूँ। यहाँ तो पानी के भी पैसे मिलते हैं, वही पानी तो मैं इनको पीने के लिए देता हूँ और उसी पानी को इंजेक्शन में भरकर लगा देता हूँ। वैसे भी मेरे गुरु ने मुझको पहले ही समझाया था, पहले मरीज को असली दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी मरीज ठीक हो जाएगा तो तुम इतनी कमाई कैसे कर पाओगे। जब तक कोई गांव वाला नहीं बोलता ऐसे ही चलने देता हूँ, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अरे रामधन भाई,
कहाँ जा रहे हो बच्चों को लेकर? सहदेव भाई, बच्चे की तबीयत खराब है, इसलिए इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ हाँ, अरे नमस्कार भाई नमस्कार। आओ बताओ क्या बात है? डॉक्टर साहब, लड़के को बुखार है, इसे अच्छी सी दवाई दे दो ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ हाँ, दवाई तो मैं बिल्कुल अच्छी ही दूंगा। पहले मैं चेकअप तो कर लूं कि इसको क्या बीमारी है। फिर डॉक्टर बच्चे को चेक करने के बाद रामधन से कहता है, इसको मामूली बुखार नहीं है, अगर इसका सही इलाज नहीं कराया तो कुछ भी हो सकता है। बच्चे का मामला है, इसे हल्के में ना लेना और इसका सही इलाज करवाना। इसके लिए तुम्हें 2-3 बार आना पड़ेगा। फिर डॉक्टर रामधन के लड़के को दवाई दे देता है। डॉक्टर साहब, कितने पैसे हो गए? अभी तो बस 300 रुपए ही हुए हैं। 300 डॉक्टर साहब? शहर वाले डॉक्टर तो सिर्फ 100 रुपए में ही दवाई दे देते थे। अरे अरे, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुमसे पैसे लूट रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं ये महंगी दवाइयाँ हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये लो 300 रुपए। रामधन पैसे देकर चला जाता है। जब रामधन दवाई लेकर जा रहा था, रास्ते में उसे हीरा मिलता है। रामधन भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे आ कहाँ से रहा हूँ भाई, मैं तो लूट के आ रहा हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? अरे भाई, मुझे लगता है गांव में ये डॉक्टर नहीं कोई लुटेरा है। भला जरा से बुखार की दवाई के लिए कोई 300 रुपए लेता है। शहर वाला डॉक्टर तो केवल 100 रुपए की दवाई में ही ठीक कर देता था। तभी वहां पर रामू काका भी आ जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो रामधन भाई, कुछ दिन पहले मैं भी पेट दर्द की दवाई के लिए गया था, तो मुझसे भी 200 रुपए ले लिए थे और कुछ आराम भी नहीं हुआ। वो तो अच्छा हुआ मुझे शहर जाना था, वहीं से दवाई ले आया, तब जाकर मुझे आराम हुआ। फिर धीरे धीरे सभी गांव वाले ये बात जान गए कि डॉक्टर उनसे ज्यादा पैसे ऐंठ रहा है और जरा सी बीमारी के लिए 2-3 बार दवाई देता है, तब जाकर कहीं बीमारी ठीक होती है। फिर सभी गांव वालों ने सलाह मिलाई कि शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाकर डॉक्टर की जांच कराई जाए। जब शहर से बड़े डॉक्टर ने आकर उसकी दुकान देखी तो उसमें काफी नकली दवाइयां मिली। तुम्हें शर्म नहीं आती? भोले भाले गांव वालों को ठगते हुए। लोग डॉक्टर को भगवान समझते हैं, लेकिन तुम जैसे लालची लोगों ने इस पेशे को लोगों को ठगने का धंधा बना लिया है। हमें लोगों की सेवा करने की कसम खिलाई जाती है, ना कि उन्हें लूटने की। मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। आज के बाद मैं ईमानदारी से काम करूंगा और बहुत ही कम पैसे में इनका इलाज कर दूंगा। उस दिन के बाद वह डॉक्टर बहुत ही कम पैसों में और सही दवाई देकर इलाज करता है। बच्चों, हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। उस दिन के बाद वह डॉक्टर बहुत ही कम पैसों में और सही दवाई देकर इलाज करता है। माधवगढ़ के 2 व्यापारी धन कमाने के लिए प्रदेश जा रहे थे। रास्ते में उनको एक घना जंगल पार करके जाना था। चमन भाई, जल्दी जल्दी चलो, हमें शाम होने से पहले उस घने जंगल को पार करना होगा। अरे हीरा भाई, मैंने तो सुना है वो बड़ा भयानक जंगल है, उसमें कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। हीरा भाई, क्यों ना हम दूसरे रास्ते से शहर चलें? अरे चमन भाई, दूसरे रास्ते से शहर जाने में हमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। फिर उस रास्ते पर डाकुओं का भी तो खतरा है। कहीं हमें डाकुओं ने पकड़ लिया तो वो हमारा सारा धन छीन लेंगे, फिर हम व्यापार कैसे करेंगे? हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो भाई। जंगल के रास्ते से तो हम सुबह तक शहर पहुंच जाएंगे। तो चलो जल्दी से इस जंगल को पार करते हैं। फिर वे दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। काफी चलने के बाद वे जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया। अगर मुझे उस साधु ने इस जंगल में ही रहने का श्राप ना दिया होता तो मैं हर रोज इंसानों का खून पीती। पर यहाँ इस घने जंगल में कोई इंसान नहीं आता। मेरा तो मूड ही खराब हो गया है।
इन जंगली जानवरों का खून पीते पीते। हाय, मैं क्या करूं? अगर इस जंगल में कोई इंसान मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कितना भयंकर जंगल है ये। यहाँ तो दूर दूर तक इंसान का नामो निशान भी नहीं है। लगता है इस पूरे जंगल में हम दोनों ही अकेले हैं। हाँ चमन भाई, तुम ठीक कह रहे हो। जंगल तो बड़ा ही भयानक है। चलो जल्दी से इसे पार करते हैं। चमन व हीरा चलते चलते काफी थक जाते हैं, लेकिन उन्हें जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ये जंगल कब खत्म होगा हीरा भाई? हीरा भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे ये कोई भूतिया जंगल हो? देखो ना भाई, ये पेड़ भी काले हैं यहाँ के। हाँ तुम ठीक कह रहे हो भाई, हमें जंगल के रास्ते नहीं आना चाहिए था। अब तो शाम भी होने ही वाली है और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि कितना और जंगल पार करना है। वे दोनों चलते चलते चुड़ैल के इलाके में पहुंच जाते हैं। जब चुड़ैल को जंगल से इंसानों की महक आई तो वह अपनी गुफा से बाहर आती है। मुझे तो ये इंसान की महक लगती है। आज तो जी भरकर खून पीऊंगी। हा हा हा, हा हा हा। अरे वाह, ये तो दो दो इंसान हैं, वो भी मोटे ताजे। इनको जरा और पास आने देती हूँ, कहीं मुझे देखकर भाग ना जाएं। हा हा हा। ये आवाज कैसी है हीरा भाई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चमन भाई, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या बात छुपाई है हीरा भाई? चमन भाई, इस जंगल में एक खून पीने वाली चुड़ैल रहती है। मुझे ये बात पता थी। अरे तुम दोस्त हो या दुश्मन? जब तुम्हें पता था कि इस जंगल में खून पीने वाली चुड़ैल रहती है, तुम फिर भी मुझे इस रास्ते से ले आए मरवाने के लिए। अरे मैं तो अपनी पत्नी से वादा करके आया था कि जल्दी घर वापस आऊंगा, पर लगता है अब कभी घर वापस नहीं जा पाऊंगा। भाई मैंने सुना था कि वो चुड़ैल अंधेरा होने के बाद ही अपनी गुफा से निकलती है। मैंने सोचा जंगल का रास्ता छोटा है, हम दिन दिन में पार कर लेंगे। भाई मुझे क्या पता था कि हम रास्ता भटक जाएंगे और हमें यहीं रात हो जाएगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनको चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है और तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब तो माफी चुड़ैल से मांगना। मुझे लगता है ये चुड़ैल की ही आवाज है। अरे मर गए रे हीरा भाई, ये तो बड़ी भयानक डायन है। बड़े दिनों से इंसानों की तलाश थी। बहुत दिनों के बाद इस जंगल में कोई इंसान दिखा, वो भी एक साथ दो दो। आज तो जी भरकर इंसानों का खून पीऊंगी। देखो ना, हमारा खून पीने की बात कर रही है। ये चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दोबारा कभी नहीं आएंगे। छोड़ दूं? छोड़ दूंगी, तुम दोनों का सारा खून पीने के बाद। फिर चुड़ैल उन दोनों को अपने साथ उठाकर ले जाती है। अरे कोई बचाओ रे इस चुड़ैल से। अरे छोड़ दो रे। अरे नास पीटी, तुझे कीड़े पड़े। अरे छोड़ दे हमें, छोड़ दे चुड़ैल। चुड़ैल उन दोनों को अपनी गुफा में ले जाती है। अभी मैं नहा के आती हूँ, फिर तुम दोनों का एक साथ खून पीऊंगी। कुछ देर और जी लो। हा हा हा। फिर चुड़ैल गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद करके नहाने चली जाती है। हीरा भाई, ये क्या किया आपने? अब तो भगवान को याद कर लो। चुड़ैल के आते ही हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। रुको चमन भाई, मेरे पास कुछ है जिससे हो सकता है हम बच जाएं। अरे जल्दी बताओ क्या है? मेरी तो वैसे ही जान निकली जा रही है। चमन भाई, जब मुझे जंगल में चुड़ैल का पता चला तो यहाँ आने से पहले मैं एक साधु के पास गया था। साधु ने मुझे कुछ काली मिर्चें पढ़कर दी थी और कहा था कि मैं इन्हें जिस किसी के ऊपर भी फेंकूंगा वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा। क्या इसका असर चुड़ैल पर भी होगा? ये तो पता नहीं,
पर जैसे ही चुड़ैल नहाकर आएगी मैं उस पर यह मिर्च फेंकूंगा। अगर वो बेहोश हो जाती है तो हम भागकर गुफा के द्वार को चट्टान से बंद कर देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। चुड़ैल जैसे ही नहा के आती है, हीरा उस पर काली मिर्च फेंक देता है। चुड़ैल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वे दोनों जल्दी से बाहर आकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वे दोनों वहां से जान बचाकर भाग लेते हैं।